और उत्तराखंड पुलिस के भी उसमें 4 वीर सपूत थे। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं। उनका बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता का स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवन प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस का दिन न केवल हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि आज का दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा पुलिस बल अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस और अद्वितीय समर्पण के साथ प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो या देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर कानून व्यवस्था से जुटी जटिल परिस्थितियां हों। हर परिस्थिति में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता, विवेक का अभूतपूर्व परिचय दिया है। साथियों, हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय 2 सीमाएं नेपाल और चीन से मिलती हैं, वहीं अंतर्राज्यीय हिमालय और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है। हमारे राज्य की पुलिस भी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों को, जैसे नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन करती है। इस वर्ष भी जैसा अभी बताया गया 4 करोड़ और 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हमारे चारों धामों में हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर देश और दुनिया के चाहे पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, श्रद्धालु हो, हमारे राज्य में आते हैं और राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी समेत अनेक हमारे महानुभाव उनके जो प्रवास होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उसको भी सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का काम करते हैं। अभी वैश्विक शिखर सम्मेलन हो चाक, उसमें भी पुलिस ने अपना योगदान दिया और भी अनेक अवसरों पर पुलिस हर एक उस अवसर पर जहां उसकी ज़रूरत होती है वहां पर पहुंचती है। उसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा भी करता हूं। हमारा राज्य लगातार प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन हर बार पुलिस ने अपने साहस से, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए बहुत सारे लोगों की जान बचाने का भी काम किया है। आज के आधुनिक युग में जब हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान तेजी से आज नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, तो अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो जाती है। हम न केवल अपने पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का भी सामना कर रहे हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक ठोस योजना बनानी होगी। साथ ही जो नशा है वो आज हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा बन चुका है। यह न केवल हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसके दुष्परिणामों को हमारे परिवार और समाज को भी सहना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राज्य पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी नार्कोटिक फोर्स का गठन भी किया है। इसके माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक हम देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि के रूप में स्थापित करेंगे और इस नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझे बताया गया कि हमारी फोर्स ने अभी
1100 से अधिक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 23 करोड़ रुपए के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में जब हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, साइबर अपराध एक तेजी से बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा, क्योंकि साइबर अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमें अब साइबर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए हमारी पुलिस को भी तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक होगा। हमें इस पर अंकुश लगाने के लिए अन्य राज्यों व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करना होगा। ये हमारे लिए अभी समय की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके साथ ही हमारी मातृशक्ति का उत्तराखंड गठन राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थानों में महिला डेस्क हेल्प के अंतर्गत QRT का गठन किया गया है। साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि पुलिस द्वारा बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में 95% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 50% से अधिक अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की है और उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पुलिस के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, ताकि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी चिंता के कर सकें। हमारी सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए 150 करोड़ रुपए से की अधिक से लागत से 380 आवासों का अभी तक निर्माण कार्य किया जा चुका है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 42 करोड़ की लागत से 5 पुलिस थानों, 2 पुलिस चौकियों, 2 फायर स्टेशनों और 3 पुलिस लाइनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने 2024-25 में वित्तीय वर्ष में 58 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया है, जिसका उपयोग विभिन्न अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में 24 घंटे काम करती है और पुलिस के रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने में वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1105 पुलिस वाहनों की खरीद की मंजूरी भी दी है, जिसके अंतर्गत 19 करोड़ रुपए की लागत से 223 वाहनों का क्रय अभी तक किया जा चुका है। हमने PSC और IRB के जवानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रकों के स्थान पर 73 बसों का क्रय किया है। साथियों, हमारी सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पुलिस सैलरी पैकेज में भी 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 15 करोड़ से अधिक की राशि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। इतना ही नहीं, हम पुलिस कर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सके। आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने SDRF की एक नई कंपनी की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही हमने जवानों और अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए 6 थानों और 21 पुलिस चौकियों के सुचारू संचालन हेतु 327 पदों की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसके साथ ही PPS के ढांचे में 11 नए पदों का भी सृजन किया गया है। इससे न केवल उत्तराखंड पुलिस परिवार का विस्तार होगा, बल्कि पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस दिशा में सरकार ने उप निरीक्षकों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, हमारी सरकार पुलिस परिवार के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज के इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के कल्याण के लिए मैं जो कुछ काम आगामी समय में हम करने वाले हैं उनको आपके समक्ष घोषणा के रूप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जो लंबे समय से मांग है और पिछले वर्ष भी मैंने उसमें जो एक धनराशि की बात करी थी उसकी काफ़ी धनराशि 1/3 धनराशि अभी तक शासन से स्वीकृत भी हो चुकी है। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौरखा